प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इतिहास की कक्षा में। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, उपनिवेशवाद और देहात का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को अच्छी तरह समझें, इससे आपको दो फायदे होंगे। एक, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसका पता लगेगा। दूसरा, सही नोट्स कैसे बनाएं ये पता लगेगा। और आप चाहें तो सीधे आप यहीं से इन प्रश्नों के उत्तर पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्ययन। आज इस चैप्टर में जो मुख्य विषय हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे बंगाल में जमींदारों की स्थिति क्या थी, और उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जोतदारों के उदय से जमींदारों की स्थिति कैसे कमजोर हुई और जोतदार इतने महत्वपूर्ण कैसे हो गए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी और पांचवी रिपोर्ट का इतना महत्व क्यों है। मैं आपको बता दूं, पांचवी रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 नंबर के लिए प्रायः बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। पिछले 2 सालों से ये नहीं पूछा गया है, इसलिए हो सकता है कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये आपको पूछा जाए। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से शांति से समझने की कोशिश आप सब लोग करेंगे। सबसे पहली बात हम करेंगे कि इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता था, ये बंगाल में क्यों लागू किया गया। तो देखिए, ये अपने आप में 3 नंबर का सवाल बनता है कि बंगाल में अंग्रेजों ने इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त क्यों लागू किया, इसके क्या कारण थे। और यहीं से आपको 1 नंबर का भी सवाल मिलेगा। जैसे सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का है, जो 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे और इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया। तो ये अपने आप में 1 नंबर का सवाल हो गया यदि आपसे ये पूछा जाए कि किसने और कब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया था। अब आपको इसका जवाब पता लग गया, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके कारण क्या थे, किन कारणों से इसको वहां लागू किया गया। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि 1770 ईस्वी के बाद यह देखा गया कि बंगाल के अंदर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वहां बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। क्यों समस्याएं पैदा हुई? क्योंकि वहां बार बार अकाल पड़ रहे थे और दूसरी स्थिति यह थी कि जो खेती की पैदावार है वो खराब होती जा रही थी। और जब खेती की पैदावार घटती जा रही थी, बार बार अकाल पड़ रहे थे, तो लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं होता था, तो वो सरकार को टैक्स या राजस्व कहां से देते। आप देख सकते हैं कि जब अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो खेतों की स्थिति कैसी हो जाती है। जब ऐसी स्थिति होगी और पैदावार ही नहीं होगा तो फिर लोग क्या करेंगे। तो जब यह स्थिति उत्पन्न हुई तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ऐसा सोचने लगे कि यदि हम खेती को और व्यापार को विकसित करें तो हमारे राजस्व का साधन बढ़ेगा, और अगर हम खेती और व्यापार में लोगों को सुविधा दे सकें तो लोग खेती करने में निवेश भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और यह तभी संभव होगा जब लोगों को उनके संपत्ति का अधिकार
प्राप्त होगा। यानी कि अगर भारतीयों को ये लगे कि ये जमीन मेरी है और इस पे अगर मैं खेती करता हूं तो इससे मुझे फायदा होगा, तभी तो वो उसमें कुछ पैसा खर्च करेगा, तभी तो वो खेती के विकास का काम करेगा। तो ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स भी सोच रहे थे। तो उनको लगा कि एक काम और भी हम साथ में कर दें कि यदि राजस्व यानी कि टैक्स की जो मांग है उसको अगर हम स्थायी कर दें। स्थायी कहने से मतलब यह है कि आज जो फिक्स कर दिया गया वही रहेगा, हम इस टैक्स को बढ़ाएंगे नहीं। तो कंपनी को क्या फायदा होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को यह फायदा होगा कि उसको यह पता होगा कि मुझे हर वर्ष भारत से टैक्स से कितनी आमदनी होगी और उस हिसाब से वो अपना अगला प्रोग्राम बना सकते थे। तो ये सारी बातें सोच करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना अस्थाई बंदोबस्त कर दिया जाए। उन्होंने ये भी सोचा कि जो उद्यमकर्ता होंगे यानी कि बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो खेती में निवेश करेंगे, खेती में इन्वेस्ट करेंगे, तो अगर हम टैक्स को फिक्स कर देंगे कि भाई हम इतना ही टैक्स लेंगे आपसे, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, तो उनको ये आशा रहेगी कि भविष्य में हमें लाभ होगा। और जब उनको ये आशा होगी कि भविष्य में हमें लाभ होगा और सरकार हमसे इससे ज्यादा टैक्स नहीं वसूलेगी, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के, ज्यादा रुचि लेकर के खेती का काम करेंगे। साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को यह भी लगता था कि अगर यह व्यवस्था कर दी जाए तो जो छोटे किसान हैं या फिर जो धनी भूस्वामी हैं यानी कि लैंडलॉर्ड, जमींदार टाइप के लोग, उनका एक ऐसा क्लास, ऐसा वर्ग बन जाएगा जिसके पास खेती में सुधार करने के लिए पूंजी भी होगा और उनके पास स्किल भी होगा। साथ ही ये चूंकि अंग्रेजों की सहायता से अच्छी खेती कर पाएंगे और उनको लाभ की आशा होगी, इसलिए ये अंग्रेजों के प्रति वफादार भी बने रहेंगे। ये सोच करके इन्होंने इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त बंगाल में 1793 ईस्वी में लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये अगेन देखिए, कंपनी के जो अधिकारी थे, जो ऑफिसर्स थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको लगता था कि यदि टैक्स जो हम लोग रख रहे हैं वो अगर हम फिक्स कर दें और जमींदारों को यह बता पाए कि देखो फ्यूचर में हम आपसे इससे ज्यादा नहीं लेंगे टैक्स, तो उनमें एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न होगा, वो सिक्योर्ड फील करेंगे और इससे वो खेती में भी सुधार करेंगे और अपनी संपदाओं को बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन इस सोच के बावजूद बंगाल के जो जमींदार थे वो राजस्व राशि के भुगतान में चूक कर देते थे, जानबूझ करके वो ऐसा करते थे। तो ये सवाल आपके पास 3 नंबर के लिए आएगा कि जमींदार राजस्व राशि के भुगतान में चूक क्यों करते थे, इसका कारण बताइए। यानी कि टैक्स देने में वो कोताही क्यों करते थे, क्यों नहीं टैक्स देते थे जानबूझ करके, तो इसका क्या कारण है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि इस्तमरारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त जब लागू हुआ तो उनकी जो शुरुआत की मांगे थी, यानी कि शुरू में जो उन्होंने टैक्स लगाया था वो बहुत हाई टैक्स था। कई बार 70 से 80% इतनी ज्यादा ऊंची डिमांड थी टैक्स की, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ऐसा सोचते थे कि यदि आगे चल करके कृषि के उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, खेती का विस्तार हो जाएगा, तब भी कंपनी तो फिक्स कर चुकी है टैक्स, तो वो ज्यादा टैक्स तो वसूल कर नहीं पाएगी। इसीलिए क्यों ना पहले ही हम इतना टैक्स रख दें कि उससे हमें शुरू से ही फायदा होना शुरू हो जाए। लेकिन उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया, कृषि की उपज बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए ये जो जमींदार थे ये बहुत ज्यादा टैक्स होने के कारण टैक्स पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा कारण क्या था, आइए समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा कारण यह था कि 1790 के दशक में, 1793 में स्पेसिफिकली
अस्थाई बंदोबस्त या इस्तेमरारी बंदोबस्त को लागू किया गया था। और इस समय कृषि की जो उपज होती थी उसकी कीमतें बहुत ही नीची थी, यानी कि दाम बहुत कम मिल रहे थे। और जब दाम कम मिल रहे थे तो किसान अपने जमींदार को भी जो उसको लगान देना होता था या जो उसको रेंट देना होता था वो नहीं दे पाता था। तो जब जमींदार किसानों से ही टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाता था तो वो आगे कंपनी को कैसे दे सकता था। तो कीमतों का कम होना भी एक बहुत बड़ा कारण था जिसके कारण ये नहीं दे पा रहे थे राजस्व। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि राजस्व का जो ये असमानता है, जैसे फसल अच्छी हो या फसल खराब हो जाए, टैक्स जो है बिल्कुल सही समय पर उनको चुकाना जरूरी होता था। और इसके लिए उन्होंने एक सूर्यास्त कानून बना रखा था। अब सूर्यास्त कानून के ऊपर 1 नंबर का आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सूर्यास्त कानून क्या था। तो देखिए ये सूर्यास्त हो रहा है और ये जमींदार बेचारा कितना परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि इसको अपनी संपत्ति लूट जाने का डर है। क्योंकि सूर्यास्त कानून क्या कहता था, देखिए, यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने से पहले किसान और जमींदार, स्पेशली जमींदार, अगर राजस्व का भुगतान नहीं करता था तो उसकी जमींदारी को नीलाम किया जा सकता था। तो इसीलिए जमींदार लोग सूर्यास्त कानून से बहुत डरते थे। लेकिन समस्या तो ये थी कि जब राजस्व उनके पास आएगा तभी तो वो कंपनी को दे पाएंगे। इसलिए सूर्यास्त कानून को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या समस्या होती थी। तो देखिए, इस्तेमरारी बंदोबस्त जब शुरू हुआ तो जमींदारों को सिर्फ ये काम दिया गया कि आप एक तो रैयतों से यानी कि किसानों से राजस्व इकट्ठा करिए और दूसरा अपनी जमींदारी का प्रबंध कीजिए। अब इससे पहले तो बहुत सारे अधिकार जमींदारों के पास होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके पूरे पावर्स ले लिए और सिर्फ ये 2 काम दे दिया, राजस्व इकट्ठा करना और अपनी जमींदारी का प्रबंध करना। देखिए, कंपनी जमींदारों को वैल्यू तो करती थी, उनको महत्व तो देती थी, लेकिन वो ये भी कोशिश करती थी कि इन जमींदारों को नियंत्रित किया जाए, उनको विनियमित किया जाए, उनकी सत्ता को अपने वश में रखा जाए, उनकी स्वायत्तता को सीमित रखा जाए। और ये सब करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जमींदारों के पास जो पहले अपनी सेना हुआ करती थी उनको भंग कर दिया गया। सीमा शुल्क जो पहले वो लगा सकते थे अपने राज्य क्षेत्र में सामान के खरीद बिक्री पर, उसको खर्च कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। और वो कचहरी भी लगाते थे, जमींदार पहले कचहरी भी लगाते थे, कोर्ट भी लगाते थे और अपने राज्य क्षेत्र के अंदर लोगों की जो समस्याएं होती थी, झगड़े होते थे, उसका भी निपटारा करते थे। लेकिन अब अंग्रेजों ने क्या किया कि उनकी कचहरियों को समाप्त कर दिया और कलेक्टर्स नियुक्त कर दिए। अब कोर्ट का सारा काम कलेक्टर देखने लगा। इससे बड़ी समस्या पैदा हो गई और जमींदारों को लगने लगा कि उनके तो पावर्स पूरी तरह से खत्म हो गए, तो जब पावर्स ही कम हो गए हमारे तो क्यों दूं मैं आपको टैक्स। इसलिए भी उन्होंने टैक्स देना बंद कर दिया। तो ये सारे वो कारण थे जिसके कारण जानबूझकर जमींदार टैक्स अदा नहीं करते थे। अब हम बात करें जमींदारों के प्रतिरोध का, कि ये जमींदार टैक्स देने में कोताही तो करते ही थे, साथ ही अंग्रेजों का कई तरह से प्रतिरोध करते थे। तो उनके प्रतिरोध करने का क्या तरीका था, यह भी अपने आप में 3 नंबर का सवाल होता है कि जमींदारों ने अंग्रेजों का किस तरह से प्रतिरोध किया। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्यास्त कानून के अनुसार यदि जमींदार निश्चित समय पर, निश्चित दिन पर, सूर्यास्त से पहले अपना राजस्व जमा नहीं करता था तो उसके संपत्ति की नीलामी कर दी जाती थी। इससे बचने के लिए जमींदारों ने कई तरीके निकाल लिए, जिसमें एक तरीका था फर्जी बिक्री का। ये एक ऐसा तरकीब उन्होंने निकाल लिया था कि अगर उनको पता लगता था कि मेरी जो जमींदारी है उसकी नीलामी कर दी जाएगी तो उससे पहले वो फर्जी बिक्री कर देता था। कैसे? सबसे पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वर्धमान का एक राजा हुआ करता था, उसने क्या किया कि अपनी जमींदारी का
कुछ हिस्सा उसने अपने माताजी के नाम पे कर दिया कि ये मेरे माताजी की प्रॉपर्टी है जी। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि महिलाओं की जो संपत्ति होगी उसको अंग्रेज सरकार नहीं छीनेगी। तो जमींदार जी ने क्या किया, उन्होंने अपने माताजी के नाम प्रॉपर्टी कर दी। अब उतनी प्रॉपर्टी उनकी ऐसे ही बच गई। दूसरा तरीका उन्होंने क्या किया कि फिर देखिए कि उन्होंने उनके जो एजेंट थे उन्होंने नीलामी की प्रक्रिया में जोड़ तोड़ शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि जब नीलामी होती थी तो इनके एजेंट बैठ जाते थे उसमें। अब 10 एजेंट बैठ गए और सब लोग अपने हिसाब से फैसला कर लेते थे कि भाई कौन कितना पैसा मिलेगा, और बिल्कुल निम्न दर पर फिर से ये अपनी जमींदारी को वापस खरीद लेते थे। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका देखिए, कई बार क्या होता था कि यदि किसी कारण से कोई बाहरी जमींदार अगर नीलामी में उसकी जमीन को खरीद लेता था, तब भी उसको हर मामले में अपने जमीन पर कब्जा नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि पुराना जो जमींदार होता था ना, उसके पास लठियाल होते थे, और ये जो लठियाल होते थे, ये लठियाल क्या करते थे कि इनके पास लाठी होता था, डंडा होता था, और ये सभी लोग क्या करते थे कि जमींदारों की सेवा में नियुक्त रहते थे। जमींदारों की सेवा में रहने के कारण क्या होता था कि ये लठियाल जब भी जमींदार को जरूरत होती थी उसी समय उनकी सेवा में उपस्थित हो जाता था। तो जब भी कोई भी नया व्यक्ति यहां आता था अपने जमीन पर कब्जा लेने के लिए, तो ये लठियाल उस नए खरीदार को ढंग से पीट देते थे और उसको वहां से भगा देते थे। ऐसी स्थिति में उसको कब्जा नहीं मिल पाता था। और एक कारण यह था कि पुराने जो रैयत होते थे, यानी कि उस जमींदार के जो पुराने किसान होते थे, वो भी नए खरीदार को अपनी जमीन में घुसने नहीं देते थे। क्यों पता है? क्योंकि वो अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और हमेशा अपने पुराने जमींदार के प्रति वफादार रहते थे, क्योंकि उसको लगता था कि पता नहीं नया जमींदार कैसा होगा, हो सकता है पुराने से और भी बुरा आदमी हो। और उनको यह भी लगता था कि जमींदार ही उनका अन्नदाता है, उनका माई बाप है, उनका मालिक है, उनका सब कुछ है, और वो अपने आप को अपने पुराने जमींदार का प्रजा भी मानते थे। तो इस तरह से पुराने रैयतों का सपोर्ट भी पुराने जमींदार के साथ होता था। तो इन सब कारणों से ये लोग अंग्रेजों से प्रतिरोध यानी कि बदले की भाव भी रखते थे और ऐसा काम करते भी थे। चलिए अब हम बात करें जोतदारों के उदय की। कि बंगाल में स्पेशली जब जोतदारों का उदय हुआ तो जमींदारों का जो वैल्यू है वो कम हो गया। तो ये अपने आप में 3 नंबर का सवाल बनता है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जोतदारों के उदय से जमींदारों की सत्ता किस प्रकार कमजोर हुई। तो सबसे पहले हम ये समझें कि जोतदार कौन थे, और यहीं पर आपको एक एक नंबर के भी सवाल मिलेंगे जिसको मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखिए सबसे पहली बात यहां देखिए कि 18वीं शताब्दी के अंत में गांव के अंदर धनी किसान पैदा होने लग गए, और ये जो धनी किसान थे जिनके पास काफी जमीन थी, काफी पैसा था, इन धनी किसानों को ही जोतदार कहा जाता था। क्योंकि 19वीं शताब्दी तक आते आते इन जोतदारों ने जमीन के बहुत बड़े बड़े रकबे अर्जित कर लिए थे, और कई बार तो हजारों एकड़ की जमीन, सैकड़ों एकड़ की जमीन इन जोतदारों के पास होती थी। और साथ ही ये लोग स्थानीय व्यापार में भी शामिल होते थे और साहूकारी भी करते थे, यानी कि ब्याज पर ऋण देने का काम करते थे। इससे क्या होता था कि उस गांव में जो गरीब किसान होता था, रैयत होता था, काश्तकार होता था, उसके ऊपर इनकी काफी चलती थी, इनका काफी वैल्यू होता था। तो ये जमींदारों के महत्व का एक कारण था। दूसरी बात ये थी कि उनका जो जमीन था, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत जमीन होता था उनके पास, तो वो सारी जमीन पर खुद खेती नहीं करते थे, वो बटाईदारों को अपनी खेत दे देते थे।
और उनसे कहते थे कि आप अपना हल लाइए, आप अपना खेत में मेहनत कीजिए और फसल उगाइए, उसके बाद आधा हिस्सा हमें दे दीजिए। तो जमीन जोतदार की होती थी, काम रैयत या किसान करता था और उपज का आधा हिस्सा वो जोतदारों को दे देता था। तो कई लोग जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको भी खेती करने का मौका मिल जाता था, इसीलिए वो जोतदारों का सपोर्ट करते थे। अच्छा, एक खास बात क्या थी कि ये जो जमींदार थे ना, ये इनके पास इतना पैसा हुआ कि इन्होंने गांव में रहना छोड़ दिया। अब ये शहरी इलाकों में चले गए, वहां अपना घर बनाने लग गए और वहीं रहने लग गए। लेकिन जो जोतदार होता था वो उस गांव में ही रहता था और गांव वालों से सीधे संपर्क में रहता था। इस कारण से उसकी वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी एज कंपेयर टू जमींदार। और कई बार ऐसा भी होता था कि जमींदार जब गांव के किसानों पर लगान बढ़ाता था, तो ये जोतदार सबसे पहले किसानों का सपोर्ट करने के लिए उनके साथ खड़े हो जाते थे और लगान बढ़ाने का प्रतिरोध करते थे, विरोध करते थे। कई बार जमींदारों के जो अधिकारी होते थे, जब वो गांव में आते थे और लगान वसूल करने की कोशिश करते थे, तो यही जोतदार उनको सबसे पहले रोक देते थे कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, खास करके तब जब फसल खराब हो जाती थी या उपज कम होता था उस स्थिति में। और ये हमेशा कोशिश करते थे कि ये जो रैयत है या जो किसान है, ये उनके पक्ष में एकजुट रहे। तो इससे क्या होता था कि पूरे गांव के लोग मिलकर के उस जोतदार के नेतृत्व में जमींदार को राजस्व के भुगतान में जानबूझ करके देरी कर देते थे। तो जमींदार राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता था और जब राजस्व इकट्ठा नहीं कर पाता था और सूर्यास्त कानून जैसा हमने देखा, तो उससे क्या होता था कि कई बार जब नीलामी की स्थिति उत्पन्न होती थी कि भाई इसकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी, तो क्या होता था कि यही जोतदार उन जमीनों को नीलामी में खरीद लेते थे और पुराने जमींदार को हटाकर खुद एक जमींदार बन जाते थे। आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये जोतदार भाई साहब हैं, इन्होंने एक नई जमींदारी खरीदी और देखिए कितना शान से जीवन जी रहे हैं। अब यहां पर में एक नंबर का सवाल भी आपको पूछा जा सकता है कि बंगाल में जो जोतदार होते थे, उनको और किन किन नामों से बुलाया जाता था। तो देखिए, उनको हवलदार भी कहा जाता था, गांठीदार भी कहा जाता था और उनको मंडल भी कहा जाता था। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया। और जोतदार इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि उसकी वजह से जमींदारों की जो सत्ता थी वो कमजोर हो गई और जोतदार इंपॉर्टेंट होते चले गए। अब चलिए, इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वीं रिपोर्ट। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि 5वीं रिपोर्ट अभी पिछले 2 सालों से नहीं पूछा गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा। बच्चों, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए और इसका फायदा आपको ये होगा कि वहां आपको इन वीडियोस के साथ साथ दूसरी पीडीएफ और नोट्स हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों विषय में उपलब्ध कराई जाती है, तो आप बहुत ही आराम से दोनों विषयों की तैयारी कर पाएंगे। चलिए 5वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रशासन चला रही थी और अलग अलग तरह के जो क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटीज करती थी, उसके विषय में 1813 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट का नाम था 5वीं रिपोर्ट। इसका नाम 5वीं रिपोर्ट क्यों था? क्योंकि इससे पहले 4 रिपोर्ट ऑलरेडी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया जा चुका था। ये उस सीरीज में 5वां था, इसीलिए इसको 5वीं रिपोर्ट कहते हैं। ये कुल 1002 पृष्ठों में लिखा गया था, लेकिन एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो तो लगभग 200 पृष्ठों का था और 800 पृष्ठ जो है ये उनका परिशिष्ट यानी कि एनेक्सर था, जिसके आधार पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया था। और इस एनेक्सर में क्या क्या था? तो रैयतों की अर्जियां थी, यानी कि रैयतों की जो चिट्ठियां हुआ करती थी या एप्लीकेशंस हुआ करती थी, अलग अलग जिलों के कलेक्टरों के रिपोर्ट हुआ करते थे और राजस्व विवरण जो तैयार किया गया था सरकार के द्वारा, उसकी जो स्टैटिस्टिकल जो तालिकाएं हुआ करती थी,
सारिणी हुआ करती थी, सांख्यिकीय सारिणी, वो मिली। और अधिकारियों के द्वारा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के द्वारा बंगाल में और मद्रास में, जिसको आजकल हम लोग चेन्नई या तमिलनाडु राज्य का ये राजधानी है, तो यहां पर मैं राजस्व से संबंधित और जुडिशियल यानी कि न्यायिक प्रशासन से संबंधित जो टिप्पणियां होती थी, इन सबको शामिल किया गया था इन 800 पृष्ठों में, और फिर 1002 पृष्ठ की 5वीं रिपोर्ट तैयार की गई थी। अब 1 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए 5वीं रिपोर्ट कब पेश की गई? तो 1813 में पेश की गई। कहां पेश की गई? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगला सवाल, इसी सवाल को आगे एक्सप्लेन करके देखते हैं। अब हुआ यह कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो भारत में शासन कर रही थी, लेकिन ब्रिटेन में बहुत ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, जिनको लगता था कि भारत में और चीन में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है, सिर्फ उसको यह फायदा हो रहा है, हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था ना, उसको ये लोग विरोध करते थे। और वे लोग चाहते थे कि ये शाही फरमान है कि सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती है, उसको रद्द कर दिया जाए और ये अधिकार दूसरी कंपनियों को भी मिलना चाहिए, ताकि जो दूसरे उद्योगपति हैं या जो दूसरे बिजनेसमैन हैं, वो भी भारत में व्यापार कर सकें और उनको भी इन चीजों का फायदा हो सके। ठीक है, इसीलिए वो तरह तरह की बातें करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। वो ये भी कहते थे कि देखिए, बंगाल में या भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है, उससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके ऑफिसर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को, उसके लोगों को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन ब्रिटिश राष्ट्र को यानी कि ब्रिटेन को कोई फायदा नहीं हो रहा है। यानी कि वो ये दिखाना चाह रहे थे कि देश को जब कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार क्यों हो, हमें भी हो। ये आप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मैप देख सकते हैं, ये लंदन है जो वहां की राजधानी है। तो यहां पर में सभी लोग चाह रहे थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा दूसरे लोगों को भी व्यापार करने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात के लिए कंपेल कर दिया, उनको बाध्य कर दिया कि भाई भारत में जो आप प्रशासन चला रहे हैं या जो व्यापार कर रहे हैं, उसकी नियमित रिपोर्ट आप इंग्लैंड को भेजा करें। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कामकाज की जांच करने के लिए कई समितियां भी बना दी गई। उसी में से एक प्रबंध समिति ने यह 5वीं रिपोर्ट तैयार की थी, जिसे 1813 ईस्वी में पेश किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब देखिए, यहां पर में ये 2 तरह से सवाल पूछा जाता है। 5वीं रिपोर्ट क्या थी, किस बारे में थी, ये बताइए। और इसके साथ ही एक लाइन जोड़ दिया जाता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलाप के बारे में ये 5वीं रिपोर्ट तैयार की गई थी, क्या उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये आपको इसको विस्तृत रूप से समझाइए, इसका परीक्षण कीजिए, आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए, आकलन कीजिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है तो ये वाला उत्तर आप देंगे कि 5वीं रिपोर्ट के बारे में सबसे बड़ी बात जो हमें ध्यान में रखनी है कि एक सरकारी रिपोर्ट थी, और सरकारी रिपोर्टों में हमेशा सरकार का पक्ष रखा जाता है, इसलिए इसको सावधानी से हमें पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। सबसे पहली बात तो 5वीं रिपोर्ट के बारे में हमें यह समझना है कि किसने लिखी थी और किस उद्देश्य से लिखी थी। तो भाई, लिखी तो थी प्रबंध समिति ने और लिखी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब दोनों ही अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां शासन भी चला रही थी, तो राजा थी यहां की, हालांकि वो असली राजा तो ब्रिटेन के राजा थे। तो ऐसी स्थिति में जब आजकल शोध हुआ इसके विषय पर, तो पता चला कि जो भी तर्क या जो भी साक्ष्य 5वीं रिपोर्ट के पक्ष में दिए गए हैं, उनको बिना आलोचना के तो स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, उसका क्या कारण है? तो सबसे पहली बात उसके बारे में यह कहा जाता है कि 5वीं रिपोर्ट लिखने वाले जो अधिकारी गण थे, वो भारत में कंपनी के प्रशासन की आलोचना करने पर तुले हुए थे कि उसकी तो हमें आलोचना करनी है, उसकी क्रिटिसिज्म करनी है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश
पार्लियामेंट के अंदर वहां के जो दूसरे व्यापारी और उद्योगपति थे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा काम कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में पांचवी रिपोर्ट में एक तो उन्होंने आलोचना की, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ अच्छा भी काम कर रही है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। और दूसरी बात कि भारत देश में जो जमींदारी की सत्ता चल रही थी उसका पतन क्यों हुआ, इसके बारे में जो कारण दिए गए थे उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया था। जमींदार अपनी जमीन क्यों खोते जा रहे हैं, उसका असली कारण नहीं बताया गया कि भाई प्रारंभिक मांगे इतनी ज्यादा थी, कृषि की उपज इतनी कम थी जिसके कारण वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इस बारे में बात नहीं की जा रही थी। सारी गलती भारतीयों की थी ऐसा बताया जा रहा था। तो इस स्थिति में इस तरह के जो सरकारी रिपोर्ट होते हैं उनको हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बच्चों, अंत में मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 4 मई 2021 से आपके एग्जाम शुरू होंगे और अब लगातार इस तरह के आपको लाइव क्लास दिए जाएंगे। आपका धन्यवाद है और ऑल द बेस्ट भी है। अपनी तैयारी जारी रखें और भी अच्छी तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट।